बेचारे बिना सहारे, दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। भाजपा में 75 पार का फॉर्मूला क्या आया? एक झटके में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल से 2 सीनियर और कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी हो गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री था तो दूसरा कद्दावर मंत्री। गौर और सरताज 75 पार के फॉर्मूले पर संगठन से नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। कई बार उनका दर्द भी झलका। शिवराज कैबिनेट के दोनों पूर्व मंत्री जब मिले तो क्या रंग थे, आप भी देखिए। IND 24 के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में वो हस्तियां जुड़ने वाली हैं जो आज की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक से कम नहीं हैं। चलिए मुखातिब होते हैं सबसे पहले सरताज सिंह से और उनके साथ बाबूलाल गौर हैं। सरताज सिंह जी, बाबूलाल गौर आपसे मिलने आए हैं क्योंकि आज आप बंगला खाली कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, कोई आपके अंदर से ऐसी महत्वाकांक्षा थी कि बंगला खाली नहीं हो, और ये स्थिति जो निर्मित हुई है वो क्यों हुई है? देखिए, मैंने पहले दिन ही लिख दिया था CM साहब को कि चूँकि मंत्री पद नहीं रहा तो इसलिए आप मुझे कोई दूसरी जगह आवंटित कर दें। और 10 दिन 15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे एक 4 इमली में दे दिया। उसको देखा भी, हमने स्वीकार कर लिया। उसमें जयभान पवैया रहते थे, तो पवैया जी कहने लगे कि मुझे खाली करने में 3 महीने लगेंगे क्योंकि जो मुझे अलॉट हुआ है उसमें काम चल रहा है। तो ठीक है। उस बीच में हमारे सीताचरण जी जो अध्यक्ष हैं विधानसभा, वो कहने लगे भाई मेरा भी कोटा है और मेरे पास एक अच्छा बंगला है, मैं आप वो देता हूँ आपको। तो मैंने ठीक है दे दीजिए। तो वो संजय पाठक वहाँ रहते थे, तो उन्होंने बाकायदा लिखित में संजय पाठक को भी नोटिस दिया, चूँकि आपको विधायक के नाते ये बंगला आवंटित किया गया था, चूँकि अब आप मंत्री हो गए, अब आपको सरकारी कोटे से बंगला मिलेगा, इसलिए आपका ये आवंटन निरस्त किया जाता है और इनके स्थान पर मुझे वो आवंटित किया जाता है। ये उन्होंने लिखित आदेश दिया। कोई दर्द, कोई यादें इस बंगले से जुड़ी हुई हैं? मंत्री बन के ही आप यहाँ आए थे? नहीं, यादें, अब 6-7 साल रहा मैं यहाँ, बस। यहाँ आपने एक प्रयोगशाला भी बनाई थी सड़क को लेके, उस मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन हमारे साथ बाबूलाल गौर जी हैं। गौर साहब, आप सरताज सिंह से मिलने पहुँचे हैं। ये जोड़ी बड़ी चर्चा में है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, लेकिन बीजेपी की इंटरनल राजनीति से ज़्यादा बाहर चर्चा में है। तो आखिर सरताज सिंह से सहानुभूति किस बात को लेकर के? जब हम दोनों से को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, तब भी हम दोनों थे और कोई आधार नहीं था, कोई काम की कमी या कोई ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी। उम्र का तकाजा है। तो अब जब हमने किसी भी प्रकार से उस आदेश को स्वीकार करके और दोनों ने एक राय होकर के त्यागपत्र दे दिया, तो देवयोग से हमारे दोनों की चेयर जो है विधानसभा में, वो भी आसपास ही लगी हुई है। हमारे पास सरदार थी, मतलब सदन के अंदर आप दोनों साथ साथ हैं, तो तब लगा आपको तो बंगला के आसपास नहीं हो सकता? सर, आपके पास तो पूर्व मुख्यमंत्री वाला बंगला है। सरताज सिंह को बता रहे हैं कि सीतासरण जी भी वीटो लगा करके अपने हक से दे रहे हैं। इनके सम्मान में सीतासरण जी इनका प्रति सम्मान करते हैं ना, वो तो अच्छा बंगला दे रहे हैं वो। आप अब, और खुद वो चाह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं हूँ तो आप मुझे ये बंगला मैं रिक्त करना चाहता हूँ। सरताज सिंह जी, सामान समेट रहे हैं आप, निश्चित तौर पे कुछ फाइलें यादें सामने आई होंगी, तो कुछ यादें ताज़ा हुई होंगी। पहले बात सीतासरण जी की कर लेते हैं। सीतासरण जी जब होशंगाबाद इटारसी में राजनीति शुरुआत कर रहे थे, तब आप लोग एक गुरुद्वारा में एक साथ बैठा करते थे। शायद उनके आमंत्रण पर आपने फ्री निःशुल्क या उन्होंने फ्री निःशुल्क सेवाएं आपके गुरुद्वारा में आके दी थी। वो घटना किस तौर पे याद कर रहे हैं? क्या वो समय आ गया है कि अध्यक्ष जी अब उस चीज़ को वापस? देखिए, वो भी इटारसी रहते हैं, मैं भी इटारसी में रहता हूँ। वो डॉक्टर हैं, लेकिन चूँकि उनकी राजनीति में रुचि अधिक थी, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। और मैंने गुरुद्वारे में एक फ्री डिस्पेंसरी शुरुआत की, लेकिन डॉक्टर लोग समय दे नहीं पाते थे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप डॉक्टर हैं और आपके पास आप प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो बेहतर है गरीबों को देखें, उनका इलाज करें, तो आपके जो ज्ञान है वो बना रहेगा। उन्होंने स्वीकार किया और लगातार कई बरस तक हम लोगों ने एक साथ काम किया।
लेकिन सवाल वही फिर आ रहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष वीटो लगा करके आपकी सहायता करना चाहते हैं तो क्या इस बंगले के लिए आपने शिवराज सिंह से ये उम्मीद नहीं रखी थी? कई और भी बंगलों में लोग रह रहे हैं यहाँ पर भोपाल में, कि शायद उनका वीटो काम आता और ये कुछ समय कम से कम ये कार्यकाल साथ गुजारते। नहीं, इसमें वीटो की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो उनके पास कोटा है उसमें से मुझे आवंटित किया, लेकिन उसके बाद संजय पाठक यहाँ पर आए एक दद्दा जी को लेकर जो शिवलिंग वगैरह बनाते हैं, और आधा पौन घंटा उनने सब देखा घूम फिर के, और उसके बाद उन्होंने सहमति दी कि ठीक है मैं यहाँ जाता हूँ। अब बात तय हो गई कि वो यहाँ जाएंगे, मैं वहाँ चला जाऊँगा। इस बीच में एक नया डेवलपमेंट ये हो गया कि ये हर्ष सिंह जी को आवंटित हो गया। अब संजय पाठक ने लिख के दे दिया कि चूँकि अब ये हर्ष सिंह को आवंटित हो गया इसलिए मैं अपना खाली नहीं करूँगा, जो है उसी में रहूँगा। अब समस्या ये आ गई कि अब कहाँ से लाएं बंगला। काफ़ी ढूंढ ढांड के एक अमृत संदेश का कोई पुराना सा बंगला है जिसमें तमाम दीमक वगैरह लगी हुई, सब बिल्कुल जर्जर हालत में था, तो वो मुझे आवंटित किया गया। ये आपको अब मिलने जा रहा है, जहाँ दीमक लगी है वहाँ पहुँचने में समझौता कर रहे हैं आप। चलिए, लेकिन गौर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से तो आपके पास तो बंगला है, तो अभी बीच में बंगलों पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर भी विवाद हुआ था। क्या ये सब कुछ ठीक ठाक है बंगलों को लेकर के? पूर्व मुख्यमंत्री को जो परंपरा शुरू हुई है वो आगे बरकरार रहे? नहीं, वो तो एक दिग्विजय सिंह साहब के कार्यकाल में प्रारंभ हुई है और अन्य प्रांतों में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, अन्य प्रांतों में भी। बीच में कोई विवाद हुआ था, उसमें उमा भारती भी, सुंदरलाल पटवा भी। असल में किसी ने कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन फाइल की थी कि इनको किस अधिकार से बंगले दिए गए हैं और कौन से प्रोविज़न में दिए गए हैं। कोई उत्तर प्रदेश का मामला था जहाँ कल्याण सिंह जी रह रहे थे और वो गवर्नर भी हो गए थे। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमने कानून नहीं दिया इनको। चलिए गौर साहब, लेकिन आप ये बताएं, अब सदन के अंदर आप दोनों एक साथ बैठते हैं, जो सामने घटता है, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको देखते हुए आप लोग के अंदर से आखिर कौन सी बात ऐसी है जो बाहर निकल आना चाहिए, नहीं निकल पाती है? आपस में तो शेयर करते होंगे। नहीं, अब हम सरकार के पार्टी होते हुए भी कभी कभी जो कमियां देखते हैं, जो यथार्थ नहीं देखते हैं, तो उसमें बोलने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे अभी पिछले 2 सत्रों में ऐसे कौन से वाक़या ऐसे घटे हैं कि गौर साहब को लगा कि शायद ये वक्त है कि मुझे कुछ बोल देना चाहिए, लेकिन फिर पार्टी लाइन नहीं, इसके बाद भी बोले हमने कर्जा लेकर के आप घी पी रहे। आज मध्य प्रदेश के ऊपर 1,90,000 करोड़ का कर्जा हो गया, तो ये कर्जा क्यों हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप भी मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती भी रहे, शिवराज जी भी 3 बार के मुख्यमंत्री है। नहीं, इसके जिम्मेदार तो प्रशासन ही है, शासन ही ना। योजनाएं जो बनती हैं और जितना हमारे आमदनी होती है उसके ज़्यादा खर्चे के लिए कर्जा लिया, तो वो कह रहे हैं खर्चा विकास के लिए ले रहे हैं। ये तो समस्या हुई, इसका समाधान क्या हो सकता है एक अनुभवी नेता के तौर पर? हम जब मुख्यमंत्री थे हमने एक पैसा भी कर्जा नहीं लिया। हमारी सारी योजना थी, हमारे बजट के अनुसार ही बनती थी और केंद्र सरकार से हम पैसा लेके आते थे। यद्यपि उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी मंत्री थे, कमलनाथ जी मंत्री थे, सुरेश पचौरी मंत्री। हमने विकास के तो सवाल ये खड़ा हो रहा गौर साहब, इसके माने जो अब कैबिनेट के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो जब उनकी अपनी बीजेपी की सरकार में है तो वो पैसा जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, जो उसका हक है, वो शायद नहीं मिल रहा, इसलिए आपने कहा कि कर्ज लदता जा रहा है। उन्होंने नीति बदल दी। पहले एक योजना आयोग था, योजना के अंदर कुछ है, योजनाएं जो मंजूर होती थी प्रदेश सरकार और भारत सरकार के आपसी सहमति से, जैसे नर्मदा जल योजना है। इस पे मैं आ रहा हूँ, नर्मदा पे निश्चित तौर पर आपके पास, लेकिन सरकार आपकी है दिल्ली में। भोपाल में पानी लाने की योजना है, तो 50% उन्होंने दिया, 50% हमने दिया और उसके हमने भूमि पूजन किया। अब नीति क्या बदल गई है? अब नीति योजना आयोग ही समाप्त हो गया, नीति आयोग हो गया। नीति आयोग में उन्होंने कहा कि जितना पैसा पूर्व में मिलता था उससे हम 10% या 14% ज़्यादा दे देंगे, अब आप ही अपनी योजना बनाइए और आप ही अपने विभागों को पैसा बांटिए। माने सब कुछ पटरी पे नहीं है, ट्रैक से उतर रहा है। सरताज सिंह जी, आप क्या सोचते हैं? सर, दिल्ली के लोकसभा को आपने बहुत करीब से देखा है, दिग्गज जैसे ने उनको चुनाव हराया, अर्जुन सिंह जैसे लोगों को। यहाँ पर अब शिवराज के साथ तालमेल नहीं बन पाया और काबूलाल गौर के बगल में बैठते तो कुछ गौर करते हैं अब शिवराज पर या वहाँ पर बैठे हुए मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर? नहीं, तालमेल नहीं बन पाया, ये बात तो सही नहीं है। और हम लोग राजनीति में केवल इसलिए आए थे
ये एक समाज के लिए, देश के लिए काम करने की मन में तड़प थी, उसी कारण आए। और आज जो थोड़ा बहुत कष्ट है मामूली सा, वो केवल इसलिए है कि जब काम करने की इच्छा है तो हम काम नहीं कर पा रहे, तो एक मन में थोड़ी सी घुटन होती है। सर थोड़ा सा और खुल के बोले, जो घुटन महसूस हो रही है, क्या आपके अनुभव, आपके पार्टी के संबंध, क्या आपका जनाधार, क्या दिल्ली में आपका दखल बिल्कुल नहीं रहा कि या फिर वाकई में अनुशासन के दायरे में बंध गए और अब अंदर अंदर से कुड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो एक ही जनाधार पर विश्वास करता हूँ और गौर साहब भी शायद उसी जनाधार पर विश्वास करते हैं। हम दो लोग ऐसे हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। क्या बात है। तो ये मान के चल, तो सरताज सिंह, मैं जानना चाहूँगा, उम्र आप पर हावी है, ये पार्टी की नज़र में, आपका जज्बा बरकरार है, सरताज सिंह फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो पार्टी के निर्णय पर है। पार्टी क्या निर्णय, जिस पार्टी ने कैबिनेट से हटा दिया उससे क्या कोई अभी उम्मीद बची है? अब चूँकि राजनीति पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, तो जो पार्टी जैसा अभी निर्देश करेगी वैसा करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत अंदर से सोच है, अभी आप क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच जा रहे हैं, तो चाहते हैं कि ये सीट हमारी फिर हमको मिले। देखिए, जनता के बीच में जाना तो मेरी जिम्मेदारी है। भले ही मैं मंत्री नहीं हूँ, लेकिन विधायक हूँ, और विधायक के नाते जनता के प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है। जनता ने जो मुझे आगे भी निभाना चाहेंगे आप? थोड़ा खुल के बोलिए सरताज सिंह जी, कि अंदर से तो कम से कम इच्छा है, पार्टी का फैसला मान लेंगे? मैंने कहा कि राजनीति में आने का जो मूल कारण मैंने आपको बताया कि भाई क्षेत्र की सेवा या समाज की सेवा करना है। उस नाते अगर अधिकार मिलते तो अधिक प्रभावी तरीके से वो काम किया जा सकता है। तीसरी बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर मन बनता है, जनता की डिमांड आती है और शुभचिंतक चाहते हैं सरताज सिंह मैदान में उतरे, तो फिर सरताज उतरेंगे? देखिए, पार्टी विचार करेगी। गौर साहब, आप तो कई बार बोलते रहे कि अब बस बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर आप पलटी मार लेते हैं कि नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पिछले कुछ दिन में फिर विरोधाभासी बयान आए, गोविंदपुरा सीट किसी और के लिए बाबूलाल गौर छोड़ेंगे? नहीं, असल में क्या हुआ कि गौरीशंकर जी शेजवाल जी से आपने किसी बयान में कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप जैसे कोई मीडिया वाले आए, आप ही आए थे, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मेरी तैयारी चुनाव लड़ने की है। मतलब गौर साहब गोविंदपुरा पे अपना दावा बरकरार रखेंगे? क्योंकि मैं जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा था। वैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, लेकिन चुनाव चुने था, उन्होंने कहा था कि आप एक जनता उम्मीदवार के नाते लड़ेंगे। इतने चुनाव के बाद बाबूलाल गौर फिर उस दौर में प्रवेश कर सकते हैं जहां से आपने स्टार्टिंग की थी? बिल्कुल हो सकता है, मैं ये उस समय बताऊंगा जिस समय चुनाव का अवसर आए। सरताज सिंह जी, गौर साहब को क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं सलाह, गौर साहब हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनसे सलाह लेता हूँ, सलाह देता नहीं। तो गौर साहब, आपकी सलाह सरताज सिंह को चुनाव को लेकर क्या रहेगी? देखिए, अगर जनता की इच्छा है, जनता ने हमें 10 बार जिताया, इनको 7-8 बार जिताया, और ऐसे ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ जिताया जो राष्ट्रीय स्तर के थे, तो हम तो यही कहेंगे, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। क्या बात है सरताज सिंह, देखिए कितना गौर साहब हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, हम आते हैं कि आप मुख्यमंत्री के रहते, आप वन मंत्री रहते थे सर, हमेशा कहते थे कि क्या सर आपके वन मंत्री रहते इतने नर्मदा के किनारे पेड़ कट गए हैं कि अब शिवराज सिंह और उनकी टीम और उनकी सरकार को फिर से लगाना पड़ रहा है? नहीं, पेड़ तो जंगल में कटे हैं, नर्मदा के किनारे भी कटे हैं, ये बात सही है। और जो संतुलन कायम रहना चाहिए था पेड़ों में, वो नहीं रहा, इसलिए अधिक से अधिक प्लांटेशन करने की आवश्यकता है। और मैंने कई बार मांग भी की थी वन विभाग में रहते हुए कि इतने कम पैसे में हम प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए सुरक्षा की जो अवैध कटाई है इसके लिए जिम्मेदार क्यों है? ये स्थिति क्यों बनती है? अवैध कटाई के कारण भी जंगल कम हुए हैं, दूसरा माइनिंग्स के कारण भी बंद हुए हैं, इंडस्ट्री के कारण भी बंद हुए हैं, और सिंचाई योजना के कारण भी कम हुए हैं। अब तो अभी आपका ताज़ा बयान बड़ा चर्चा में है कि अवैध उत्खनन के साथ में जो ओवरलोडिंग होती है उससे सड़कें टूट जाती हैं। आप तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, जो सड़कों की दुर्दशा है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, सड़क भी ख़राब होती है और गाड़ी का भी वेयर टियर बढ़ता है, टायर का बढ़ता है और टूट फूट होती है, और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। जो गाड़ी ओवरलोडेड होगी उस पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। और इसलिए इस समस्या का 13 साल से आपकी सरकार है बीजेपी की यहाँ पर,
और अवैध उत्खनन की बात भी चल रही है और पेड़ कटाई की बात भी चल रही है। आप भी कैबिनेट में रहे, आखिर सब कसावट क्यों नहीं आ पाती? देखिए, मैंने तो जहाँ तक अवैध कटाई का सवाल है बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया था, और हमारे विभाग के किसी भी अधिकारी से पूछ लें कि उस समय काफ़ी नियंत्रण था। उसके बाद स्थिति बिगड़ रही है। अब उसके बाद मैंने देखा नहीं क्या हुआ। चलिए गौर साहब के पास। गौर साहब, आप नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, हाँ जी 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 जी। नर्मदा का जहाँ का मामला है, हमने सरताज सिंह जी ने और जयंत मलैया ने एक योजना बनाई थी नर्मदा संरक्षण योजना, कार्य संरक्षण योजना, इसमें इन्होंने और हमने तीनों की ज्वाइंट मीटिंग हुई। क्यों सरदार साहब, हमारी तीनों मीटिंग हुई है और उस तीनों के अंदर मीटिंग के अंदर हमने 1300 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। उसका मैं आप पूरी कार्य योजना को आपको बताऊंगा कि हम 2 साल के अंदर हमने प्रथम योजना में 26 नगर और 29 नगर दूसरी योजना 2 साल में। 2 साल के अंदर 1300 करोड़ में बगैर केंद्र की सहायता के लिए लाखों वृक्ष लगा देंगे। नहीं तो वो योजना धरातल पे क्यों नहीं आ पाई? धरातल शुरू हुई कि हमारा विभाग बदल दिया गया और हम गृह मंत्री बना दिए गए, तो अब वो योजना शुरू तो हो गई और वो आज भी उसके अंदर पेंडिंग। हमारी 3-4 मीटिंग हो गई। शिवराज जी एक योजना लेके आ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। वो यात्रा योजना है, वो यात्रा है, सेवा यात्रा योजना है, वो कार्य संरक्षण योजना है। यानी कि उसको पूरी नर्मदा को अमरकंटक से लेके गुजरात तक शुद्ध करना, उसका संरक्षण करना, उसमें जंगल लगाना, उसमें शराब की दुकानें हटाना, उसके अंदर प्रदूषण को कुछ तो हो रहा है। शराब की दुकानें भी हटाई जा रही हैं, अब चुनरी बिछाई जा रही है, लेकिन सत्र नजदीक आ रहा है। आप लोगों ने जो योजना बनाई थी, क्या जब बड़े बड़े दिग्गज जानी पहचानी हस्तियां नर्मदा सेवा यात्रा में आ रही हैं, तो आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? मैं तो प्रश्न रखा है विधानसभा में नर्मदा को लेकर। नर्मदा का वो कार्य नर्मदा संरक्षण योजना के बारे में पूछा है मैंने कि उस योजना की क्या प्रगति हुई। और साहब, आप गृह मंत्री भी रहे, क्राइम को लेकर के कभी गैंग रेप की खबरें आती हैं, कभी किस तरह की आते हैं, आपके बयान भी कुछ ऐसे आते हैं जो कान खड़े कर देते हैं। आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति में मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में आखिर सब कुछ दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं देखो, अभी हमने जब मैं गृह मंत्री था 100 डायल योजना शुरू करा, 100 घुमाओ पुलिस बुलाओ, जो हिंदुस्तान में पहली बार लगभग 600 करोड़ रुपए की योजना प्रति वर्ष के खर्च किए। वो हमने भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में लागू। उत्तर प्रदेश में हमको देखे गए। कल भारत सरकार के लोग आए थे कि दिल्ली के अंदर ये योजना कैसे शुरू की जाए। सर सवाल, सरताज सिंह जी, आप जो मंत्री रहे हैं, अल्पसंख्यक उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, एकमात्र सरदार है जो असरदार साबित होता रहा है। कहीं विजिटिंग कार्ड बन के तो नहीं रह गए सर आपका जो पूरा समाज है, कि सिर्फ सरताज सिंह एक चेहरा कि यहाँ थे चले गए? नहीं, मेरे पास 2 विभाग रहे। पहले वन विभाग रहा। मैं उस समाज का जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको लेकर के कितनी गंभीरता दी? देखिए, मैंने समाज के आधार पर, जाति के आधार पर कभी राजनीति नहीं की, और अगर मैं जाति को महत्व देता तो मेरी जाति के तो लोग हैं ही नहीं वहाँ पर, तो मुझे इतना बड़ा समर्थन भी नहीं मिलता अगर मैं जाति के आधार की बात करता तो। चलिए, मैं गौर साहब चाहूँगा कि आप कुछ सरताज सिंह से सवाल करें। सर, दोनों आज बैठे हैं, 2 बेचारे बिना सहारे। तो जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको 75 वर्ष की उम्र में हटाया। हाँ। या हम तो उनसे ज़्यादा उम्र के। तो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं कलराज जी मिश्र, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, ना कोई ऐसा आधार है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं हम सरदार जी दोनों कि हमारे लिए क्या ये आधार बनाया गया, ये बताएं। आजकल बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं चल रहा है सर। लेकिन सरदार सिंह जी, जो गौर साहब कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, देखिए, जो गौर साहब कह रहे हैं, शंका तो मुझे भी होती है, क्योंकि अगर कोई नियम बनता है तो फिर सबके लिए बनता है, और दूसरा ऐसा नियम हमने तय किया, इसके लिए कोई सक्षम अधिकारी घोषणा करता है कि भाई पार्टी में आप 75 से ऊपर के लोगों को दायित्व नहीं दिया जाए। तो रामलाल जी आए तो थे सर आपके पास? नहीं, रामलाल जी का फ़ोन आया था, बाकी उनने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई पार्टी ने ऐसा कोई नीतिगत निर्णय किया है। उन्होंने तो कहा भाई अभी आप दे दो इस्तीफा, हमने दे दिया। नहीं तो क्या लगता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिया हुआ फैसला था या ये सब कुछ मुख्यमंत्री का था? जैसा मैंने बताया, गौर साहब ने बताया, भाई कलराज मिश्र जी हमसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन हैं, मंत्री हैं, और उनने बयान दिया है कि ऐसा कभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं। तो सर इसलिए होती है कि अगर कोई निर्णय होता है तो कहीं ना कोई पदाधिकारी घोषित तो करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित। आप दोनों लोग हैं सर,
निश्चित तौर पर केंद्र के नेताओं से आपके संबंध रहे, दोनों लोग एक साथ जाके कभी अपनी बात कह नहीं पा रहे। हमने बात करी, किससे? रामलाल जी से करी बात। क्या बोले? हाँ, हम मिलने गए थे, हम इस काम के लिए नहीं गए तो क्यों हटाया। उनसे हमने कहा था आप आइए मिलिए, तो हमने यही प्रश्न रखा कलराज मिश्र को क्यों नहीं हटाया, तो उसका वो जवाब नहीं दे सके। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने ऐसा आभास दिया हाँ कि भाई चुनाव का वहाँ अवसर है। सर लेकिन अमित शाह और क्या मोदी तक आप लोगों की पहुंच नहीं रही? आपकी तो मोदी जी से बात होती थी सर। नहीं, उनसे हमने कई बार मिलने का अवसर मांगा, टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया। सर ये जो पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी है जिसको नज़रअंदाज कर रही है बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, ये जो आप लोग महसूस कर रहे हैं या जो धारणा बन रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब हम लोग तो हैं अटल जी, आडवाणी जी के समय के, उनके तो हालात सब जग जाहिर है कि वो किस तरह हैं पार्टी में। अब तो ये मानस बना लिया है कि अब अपने अच्छे दिन नहीं आएंगे। नहीं, मानस का सवाल नहीं है, लेकिन हमारा परिचय जितना अटल जी से था, जितना आडवाणी जी से था, उतना शायद इनसे नहीं है जो अभी नया नेतृत्व तो आया है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि अपनी बात आपने रखी या नहीं रखी, तो इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि वो अब हमको जानते हैं। अब निराशा नज़र आ रही है। अब इसको निराशा कहो या कटु सत्य कहो, जो कुछ भी। अच्छा सर, एक दोनों से सवाल है मेरा, इसके बाद शिवराज जी से जब मुलाकात हुई, कोई फ़ोन आया, कोई आपको संतावना दी, कोई धैर्य, मतलब कुछ ऐसी बात कही जिससे कि वो लगे कि वो आपके साथ हैं? शिवराज जी ने अगले दिन ही फ़ोन किया था और मैं मिलने भी गया था, और उन्होंने सब बातें जो कहीं यही कहा जाता है कि भाई आप मजबूरी में ये फैसला। उससे क्या लगा कि ये शिवराज का निर्णय था या राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर निर्णय था, या ये वाकई में थोप दिया गया? नहीं, उनसे ये लगा कि ये निर्णय उनका नहीं था, ऊपर से आया। गौर साहब, आपकी शिवराज जी से उस दिन के बाद इस मुद्दे पर या किस तरह की बात हुई? उन्होंने फ़ोन करके बुलाया मुझे, तो मैंने ये कहा कि आपको जब ये मजबूरी का मामला था तो आप ही हमें बता देते, और उसी दिन ही क्यों हटाया जबकि उस दिन मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था। एक जगह बाजे बज रहे थे और एक जगह निराशा और गमी का माहौल था। तो एक सम्मानजनक ढंग से हमने मुख्यमंत्री पद से माननीय आडवाणी जी ने कहा कि भाई हमें को बदलना है, 1 महीने पहले कह दिया था आप मानसिक तैयारी रखें। तो मैंने कहा कि हम भेज रहे हैं उनको उस समय के जो संगठन। हाँ, वो जो वाक्य आप इंदौर में थे, वो इस्तीफा कैसे हुआ था गौर साहब, थोड़ा सा बताएं। मैं इंदौर में था और वो मैडम जो उषा हैं, जो हमारी विधायक हैं उषा ठाकुर, वो एक शक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम करेंगे। किसका आया था? ऋतुम्बरा का कार्यक्रम में आरती उतार रहा था, भगवान राम की आरती। इतने में ही आडवाणी जी का फ़ोन आया। तो हमारा जो बाबू थे संतोष शर्मा, उसने कहा आडवाणी जी का फ़ोन। मैंने क्या कहा हो कि हम भगवान की आरती उतार रहे हैं, इसके बाद बात कर लेंगे। आरती उतारने के बाद हमने फिर लगाया। तो आप सब लोग तो वहाँ रहते ही, जहाँ मुख्यमंत्री रहता है। तो वहाँ से आया कि गौर जी हमको नेतृत्व परिवर्तन करने में विचार कर रहे हैं, आपको हमारा संसदीय बोर्ड 15-20 दिन बाद मिलेगा, तो आपकी मानसिकता तैयार रहेगी क्या? और हम आपके पास भेज रहे हैं। उस समय संजय जोशी हमारे संगठन महामंत्री, वो परिस्थितियाँ बताएंगे क्यों करना है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मंजूर है। संजय जोशी आए, उन्होंने कहा कि ये उमा भारती जी का बड़ा विवाद हो रहा है और मीटिंगें कर रही हैं, वो खुद बनना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं रहेगा, पार्टी भी ठीक नहीं रहेगी। तो आपके कमेंट के जो आपने बनाया मैं त्यागपत्र दे दूँगा, आप अभी दे दूँगा हो तो कहने अभी नहीं, जब जिस दिन हम शिवराज सिंह जी का तय करेंगे नाम, उसी दिन वो आपको बता दिया? उसी दिन नहीं, नाम नहीं बताया था। अभी हमने तय किया है, जब नाम तय करके आपके यहाँ मीटिंग करेंगे तब आप उसमें त्यागपत्र देना विधायक दल की बैठक में, और आप ही शिवराज सिंह जी का नाम रखना। ये बाद में उन्होंने ये फिर आपने मानस बना लिया था? मानस बना लिया था। इस बार कोई मानस बना, 2 घंटे पहले माननीय सहज बुद्धे जी आ गए, नंद कुमार जी आ गए, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सरता सिंह जी, ये जो पूरा घटना चक्र चला है, वाकई में आपके साथ इंसाफ हुआ है? देखिए, अगर ये बात सही है कि पार्टी ने निर्णय किया राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये षड्यंत्र है कि किसी ने घोषणा नहीं की, शंका पैदा हो रही है, कलराज मिश्र कुछ कह रहे हैं और निर्णय में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे हम 2 लोगों के लिए निर्णय लिया गया, तो आपत्तिजनक है।
गौर साहब, हम चाहेंगे एक सवाल आप सरताज सिंह से पूछे, कोई ऐसा सवाल कि जो चर्चा का विषय बने कि भाई गौर साहब क्या जानना चाहते हैं सरताज सिंह? नहीं, हमारा दोनों का ऐसे ही विचार है। आप सरताज सिंह से कोई सवाल? देखिए, हमारा निवेदन ये है कि किसी को भी सम्मानजनक ढंग से कोई पद से हटाया जाता, सम्मानजनक ढंग से। क्या ऐसी आवश्यकता थी कि 2 घंटे पहले ही 30 जून के अंदर जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा था तो हमें विदेश, विशेष रूप से वहाँ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भेजा गया, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? इस प्रश्न का उत्तर मैं आज तक नहीं दे सका। गौर साहब का दर्द समझा जा सकता है। सरताज सिंह जी, थोड़ा सा अंतर देख रहा हूँ, वो मैदान में उतरने को तैयार भी हैं, दोबारा चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व, तो पार्टी तो आपका साथ नहीं देगी, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? क्यों नहीं देगी, ऐसा क्यों कह मान रहे हैं? मतलब उम्मीद है अभी? अब देखिए, 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, हो सकता है इसमें भी काफ़ी लोग होंगे जो कि 75 पार कर चुके होंगे। उस समय तो पार्टी ये देखती भाई जीतने वाला कौन है। अगर पार्टी देखेगी और पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। चलिए, मतलब और शिवराज के नेतृत्व को लेकर कुछ कहेंगे सर? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर आप कुछ नहीं, वो तो पार्टी ने बनाया, हमने तो स्वीकार किया। उनके साथ 12-13 साल तक काम किया, हमने मंत्री के रूप में काम किया, अनेक विभाग के नाते और किया। आगे भी मौका मिलेगा तो? हाँ, उन्हें कर रहे, पता पार्टी का निर्णय होता है। चलिए सर, कार्यक्रम को हम विराम दें उसके पहले हम कहेंगे सर, वो थोड़ा सा गुनगुनाइए सर, वो क्या है? 2 बेचारे बिना सहारे। नहीं, और साहब कुछ बोलेंगे सर? कुछ तो गुनगुनाइए। जाने कैसे लोग थे जिनको प्यार के बदले प्यार मिला, हमने तो कलियां बोई कांटों का हार मिला। क्या बात है गौर साहब। सरताज सिंह जी, कुछ आप बोल दीजिए सर, गुनगुना दीजिए जो आपके नहीं, कोई गुनवानी बात नहीं है उसमें। हिम्मत ना हार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे कोई राजनीति से इतना लगाव भी नहीं है कि मैं बड़ा उसमें। एक सवाल और बनता है सर, आप पर एक आरोप लगता रहा है कि आप राजनीति कम, अपना कारोबार में ज़्यादा व्यस्त रहे। अगर कारोबार नहीं करेंगे तो ईमानदारी से राजनीति नहीं कर पाएंगे। एक और सर, जब आप मंत्री बन रहे थे तो फोन किसका आया था सर? आपको ये जानकारी किसने दी थी कि आप कैबिनेट में लिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री निवास से माननीय शिवराज जी का आया था। जब पहली बार बना था, 1 साल तो नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड रिशफल हुआ था उसमें बना था। शिवराज जी ने बात की थी, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भी बात की थी। फिर यही उम्मीद पाल के रखे हैं आप कि शिवराज जी का फिर कभी कोई फोन आएगा? नहीं, उम्मीद की कोई बात नहीं है, और ना इतना बड़ा विषय है कि सब कुछ इसी पर आधारित है। ये 2 दिग्गज सरताज सिंह और बाबूलाल गौर, बीजेपी के पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता। इन दोनों नेताओं का अपना दर्द है कि आखिर कैबिनेट से बाहर किया गया तो भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। लेकिन कुछ और भी विवाद हैं जो ये फिलहाल मीडिया से शेयर नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो बात सही समय पर ये लोग आगे रखें। लेकिन बाबूलाल गौर ने स्पष्ट कर दिया है, मशवरा उन नेताओं के लिए है, नीति निर्धारकों के लिए है कि वो अगला चुनाव गोविंदपुरा से लड़ेंगे। जबकि सरताज सिंह थोड़ा हटकर वो कह रहे हैं कि अगर जनता की डिमांड हुई और पार्टी ने चाहा तो वो मैदान में नजर आएंगे। IND 24 के लिए राकेश अग्निहोत्री, भोपाल।